नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे देश में या पड़ोसी देश से जब हमारा मैच होता है, खास करके भारत पाकिस्तान मैच की बात कर रही हूं, तो ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कोई दो देश वहां पर कोई खेल नहीं खेल रहे हैं बल्कि कोई युद्ध लड़ रहे हैं। और किसी देश से इतना हो ना हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच है ना, उसमें इस तरह का माहौल बन जाता है जैसे दो देश जो हैं वो एक युद्ध मैदान में अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। खेल की भावना, जैसे जिसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो उस खेल में कहीं नजर नहीं आती है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि खिलाड़ियों के बीच में वो रहती है, लेकिन देखने वाला जो दर्शक है, जो भारत देश के लोग हैं या जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसे एक अलग ही युद्ध के तौर पर देखते हैं और एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें नफरतें भर भर कर बाहर आ जाती हैं। तब ये भी भूल जाते हैं कि भाई देश जीत चुका है। बावजूद इसके इस तरह की नफरत देखने को मिलती है कि वाकई कई बार सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब ये बेशर्मी कई हद तक बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन खिलाड़ियों के अलावा जो वहां पर खेल रहे होते हैं, क्योंकि इस बार मैच जीत गए तो खिलाड़ियों पर तो कोई बात नहीं आई, लेकिन देश के जो मुसलमान हैं वो हमेशा कटघरे में आ जाते हैं। वो अगर बधाई भी देना चाहे, वो अगर जीत का जश्न भी मनाना चाहे, तब भी उन पर सवाल दागे जाते हैं, उनके देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्हें यह कहा जाता है कि आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा ना पाकिस्तान के हारने पर। हम भूल जाते हैं कि वो मुसलमान भारत का है, उसके पुरखों ने भी भारत की आजादी के लिए खून बहाया है, वो भी उतना ही भारत का है जितना हम हैं। भारत देश उसका उतना ही अपना है जितना हमारा है, और उसे भी उतनी ही खुशी होती है जब उसका देश जीतता है जितनी हमें होती है। लेकिन नहीं, हमें किसी भी तरीके से ये प्रूव कर देना है कि मुसलमानों को पाकिस्तान के हारने पर बेहद दुख होता है, भारत के जीतने की उन्हें कोई खुशी नहीं होती। इस पूरे मामले को क्यों आज आपके सामने कहना पड़ रहा है दोस्तों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाती है जिसको देख करके वाकई में दुख भी होता है, शर्म भी आती है, गुस्सा भी आता है, और एक हद तक अब तो हंसी भी आ जाती है कि क्या हमारा सोच का स्तर हो गया है, क्या हमारा बौद्धिक स्तर है, और कैसे लोगों को हम कह रहे हैं जिनके बौद्धिक स्तर की आप पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। जो लोग उड़ा रहे होते हैं, जो लोग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे होते हैं, उनके पांव की धूल भी नहीं है। बात यहां मैं जावेद अख्तर साहब की कर रही हूं। बचपन से लेकर के उनकी लेखनी, उनके जो सारे, बोलना मुश्किल है, इतना कुछ उन्होंने अपने इस जीवन में कमाया है, देखा है, उन्होंने इतना काम किया है। एक समृद्ध साहित्य इन लोगों ने दिया है भारत को, ऐसी ऐसी फिल्में दी है जिनके डायलॉग बड़े घमंड से, गर्व से आप चलते फिरते बोलते हैं, वो उनकी लेखनी है। ऐसे ऐसे गीत दिए हैं, ऐसी ऐसी शेरो शायरी, कविता, एक समृद्ध साहित्य, कहा ना मैंने, जो कि उन लोगों के बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है जो वहां पर नीचे ट्रोल कर रहे होते हैं। और ट्रोल किस बात पर, चलिए ये आपको दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन्स पर देखिए आप, क्या लिखा था जावेद अख्तर साहब ने जब भारत की जीत हो जाती। उन्होंने लिखा, विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो 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 प्राउड ऑफ यू। बताइए क्या गलत लिखा है उन्होंने? हम सभी को विराट कोहली पर गर्व है, और जिस तरीके से विराट कोहली इस बार खेले हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग था, और हर एक को उन पर गर्व था, बहुत खुश थे, हर एक उनकी तारीफ कर रहा था। वो बात अलग है कि अगर कहीं भगवान न करे हार जाती टीम, तो इन्हीं खिलाड़ियों को इतना कोसते हैं कि पूछिए मत, न जाने क्या कर दिया इन्होंने। क्योंकि वो लोग सिर्फ खेल भावना से खेलते हैं, वो आपकी बातों को नहीं सुनना चाहते, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं लेना चाहते, उनको कोई मतलब नहीं होता है क्या बाहर बातें हो रही हैं, क्या कितना लोगों में उत्साह, वो नहीं देखते इससे पहले, क्योंकि इससे उनके ऊपर प्रेशर आता है। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर
खेल रहे होते हैं, एक खेल है जिसको वो खेलते हैं और उसमें वो अपना 110% लगाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो भारत देश का खिलाड़ी हो, फिर चाहे किसी और देश का खिलाड़ी हो। हमको भी पूरी टीम पर गर्व है, विराट कोहली पर गर्व है, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने। और यही बात जावेद अख्तर साहब ने कही तो उस पर इतना बखेड़ा आखिर क्यों खड़ा हो गया? इसलिए क्योंकि कुछ ट्रोलर्स जो अपने नाम के आगे, जो अपने बायो में मोदी का परिवार लिखते हैं, ऐसे लोग उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें ऐसा बताते हैं कि उन्हें भारत की जीत पर कोई खुशी नहीं हुई होगी, उन्हें तो पाकिस्तान की हार पर काफ़ी दुख हो रहा होगा। और यहीं पर एक व्यक्ति है, उन्होंने लिखा, आज सूरज कहाँ से निकला, अंदर से दुख होगा आपको। तो इसके ऊपर जावेद अख्तर साहब ने जो जवाब दिया है ना दोस्तों, वो एक पढ़ा लिखा, सुलझा और बहुत ज्ञानी व्यक्ति दे सकता है उस भाषा में जवाब। ये जवाब उस ट्रोलर को समझ आया नहीं आया, इस पर संशय है, लेकिन वो जवाब आपको ज़रूर सुनना चाहिए जो जावेद अख्तर साहब ने दिया है। उन्होंने लिखा कि बेटा, जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज़ के जूते चाट रहे थे, तब मेरे आज़ादी के लिए जेल और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेज़ के नौकरों का खून है। इस अंतर को भूले नहीं। इतना खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। हालांकि दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें ऐसे लोगों को जवाब क्यों देना पड़ा, क्यों, अगर वो नहीं भी देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। इतने बड़े लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं तो ऐसी बातों को आप अक्सर इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ना ऐसी बातें दिल पर लग जाती है, ठेस लग जाती है, खास करके जब आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल उठाए तो आपको वो बात लग जाती है और फिर अंदर से वो जवाब, क्योंकि आपका मन कचोटता है, तो फिर वो जवाब देना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। और वही जवाब पूरी संजीदगी के साथ, पूरी शाब्दिक मर्यादा के साथ जावेद अख्तर साहब ने दिया है। बहुत खूबसूरत जवाब, बेहद शानदार जवाब और बिल्कुल सटीक जवाब। ये जानना तो बन जाता है दोस्तों कि किस तरीके से लोग अब देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं, खास करके वो लोग जिनके आगे मोदी का परिवार लिखा है अपने बायो में। तो उन्हें यह जानना तो बनता है दोस्तों कि जब देश का हर इंसान आज़ादी के लिए संग्राम कर रहा था, तब कुछ लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। जब देश आज़ादी के संग्राम में था, तब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, बीजेपी के पूर्वज जिन्ना के साथ बंगाल और सिंध में सरकार बना रहे थे। जब देश आंदोलन कर रहा था, तब सावरकर अंग्रेजों से 1 दर्जन चिट्ठियां लिख रहे थे माफीनामे के लिए। जब देश आंदोलन कर रहा था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के खिलाफ सावरकर अंग्रेजों के पक्ष में चिट्ठियां लिख रहे थे। तो ये मुंह तोड़ जवाब तो है दोस्तों, देना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास किसी को पता नहीं है और वो लोग सिर्फ बस आ जाते हैं, मुस्लिम नाम देखा नहीं कि कटघरे में खड़ा करने आ जाते हैं। और दोस्तों, एक और इतिहासविद हैं जिनका नाम है राणा साफवी। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। जहां तक जावेद साहब के पूर्वजों का सवाल है, इसके बारे में इतिहासविद राणा साफवी ने बहुत खूबसूरती से जानकारी दी है और ये आपको जानना भी चाहिए। जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं कि उसकी क्या ज़मीन है, मतलब जो बात उन्होंने कही उसका क्या मायने हैं, ये समझना भी तो आपके लिए ज़रूरी है। वो तो कुछ भी कह देंगे कल, आप यूं भी तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राणा साफवी जो हैं वो उनके पूर्वजों का, जावेद अख्तर साहब के पूर्वजों का जिक्र करती हैं, जिनका नाम है फजले हक खैराबादी। और वो यहाँ पर लिखती हैं, फजले हक खैराबादी जावेद अख्तर साहब के पूर्वज थे और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शरीक थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें अंडमान के काला पानी में सजा दी गई थी और 19 अगस्त 1861 में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये है जावेद साहब के पूर्वज। अब आप सोचिए कि जिन लोगों के पूर्वजों ने भारत के लिए उस आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी हो, उनकी देशभक्ति पर आप सवाल उठाएंगे।
ये नफरती चिंटू उनसे सवाल पूछ भी सकते हैं, इन्हें इतना हक भी है, आप सोचिए जरा। और क्यों नहीं फिर उनको उतना दुखेगा और उनको ऐसा होगा कि इस बात का तो जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है, जबकि शब्दों के तो वो जादूगर हैं, उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। यह भी मत भूलिए दोस्तों कि 52 साल तक नागपुर में आरएसएस ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। और बात सिर्फ यहीं रुक जाती तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बात यहां रुकती नहीं। 3 लोग नागपुर के मुख्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में घुसते हैं तिरंगा फहराने के लिए, और तब आरएसएस ने उन पर मुकदमा कर दिया। आप सोचिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मुसलमानों को या दूसरों को, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, उनको देशभक्ति पर ही सवाल उठाने लगते हैं, क्या वो ये बात जानते हैं कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराना भी मना था? 52 साल तक वहां तिरंगा तक नहीं फहराया गया। क्या ये चीज वो जानते हैं? तमाम बातें हैं दोस्तों। और खास चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो हो गई इतिहास की बातें जो आपके ज्ञान के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, हालांकि दिमाग में बैठेगी नहीं, आपको फिर वही मुसलमान और फिर वही नफ़रत और वही करना है, इसलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो हम तो समझाने के लिए बैठे ही हैं। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे गोली मारो सालों को वाले अनुराग ठाकुर, बीजेपी के मंत्री हैं, चाटुकार, इसी तरह की नफरती बातें करते हैं और इसी तरीके के बयान देते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसके बाद जेएनयू में गोलीबारी शुरू भी होती है, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। ये महाशय मैच देखने बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं जरा गौर से देखिए। ये बैठे हैं शाहिद अफरीदी के साथ। अब इनसे कोई सवाल नहीं उठेगा। मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि शाहिद अफरीदी शानदार खिलाड़ी हैं और उनके साथ बैठने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बताना चाह रही हूं कि वे क्यों बैठे हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर यहां पर विपक्ष का कोई नेता होता, राहुल गांधी ही होता, तो इस वक्त इस पूरी पिक्चर को किस तरीके से बताया जा रहा होता, न जाने क्या क्या बातें कह दी गई होती, कितनी नफरत परोसी गई होती इस एक तस्वीर पर, और तो और पाकिस्तान से संबंध बता दिए होते, न जाने क्या क्या होता कि नहीं होता। लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर हैं, बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोहरे जो मापदंड है ना, इससे दिक्कत है। एक और तस्वीर देखिए, अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई में वरिष्ठ अधिकारी जय शाह हैं। किसके साथ बैठे हैं? शोएब अख्तर के साथ। कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला भी हैं, रवि शास्त्री भी यहां पर मौजूद हैं। अब आप वही सवाल फिर से पूछती हूं कि अगर यहां पर राहुल गांधी होते राजीव शुक्ला की जगह, तो सोचिए क्या बवाल होता। दोस्तों, इस दोहरे मापदंड पर ही आपत्ति है, ये दोगला चरित्र पर आपत्ति है। बीजेपी के कोई नेता, मंत्री, मोदी जी कोई भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो संबंध बना रहे हैं, आपसी संबंध सुदृढ़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर कोई विपक्ष का नेता हो या कोई और व्यक्ति हो, तो आप कुछ और बातें करने लगते, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठ जाता है, आप उसके विदेशी पता नहीं क्या क्या कौन से कनेक्शन निकाल लेंगे, न जाने क्या क्या अंट-शंट बातें हो जाएंगी। इन चीजों से दिक्कत है, जबकि खेल के मैदान में वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मैंने देखी थी, जहां पर पाकिस्तान के एक खिलाड़ी की शू लेस खुल गई थी और विराट कोहली ने जाकर के वो लेस बांध दी। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है दोस्तों, एक दूसरे का साथ है। खिलाड़ी और खिलाड़ी वो सिर्फ उनकी अपनी एक भावनाएं हैं, वो दुश्मनों के तौर पर नहीं देखते हैं एक दूसरे को, खेल भावना से खेलते हैं, अपना 100% देते हैं। लेकिन अगर जीत और हार, उसके ऊपर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे इस तरह के कुछ लोग करते हैं, नफरती चिंटू जिस तरीके से करते हैं, या अपने ही देश के खिलाड़ियों को उसके बाद में बेइज्जत करते हो। ऐसा नहीं होता है। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ एक बार जब हम हार गए थे, उस वक्त मोहम्मद शामी पर भाजपा के प्रचार तंत्र ने जहरीला हमला किया था, और तब उनके बचाव में आए थे विराट कोहली। वो आए थे मोहम्मद शामी के पक्ष में।
और तब यह भी याद होगा आपको कि हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी छोटी सी बच्ची को बलात्कार की धमकी दे दी थी। कितना वाहियात, कितना दुखद है ये, सोचिए आप, सोचकर गिन आती है ऐसी मानसिकता पर। उसके बाद हैदराबाद से हालांकि उस कायर को ढूंढ निकाला गया था। पहले यह कहा गया था कि वो तो पाकिस्तान में कहीं छुपा है, बाद में पता चला कि हैदराबाद में है, उसको ढूंढ निकाला गया। शायद कोई एक आईटी प्रोफेशनल था, सोचिए, पढ़ा लिखा इंसान, और ये मानसिकता, इस चीज से दिक्कत है। फिर इस एक और नगीना कैसे भूल जाए हम, महाकुंभ में मिला था हमें आईआईटी बाबा, रात दिन इसे वायरल किया गया। ये आईआईटी बाबा, फर्जी बाबा, ये कहता हुआ पाया गया था कि मैंने बोल दिया नहीं जीत सकता भारत, अब जीत ही नहीं सकता, मैंने बोल दिया। सुनिए एक बार। पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको, विराट कोहली को, सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के आज जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। समझ में ये नहीं आता है कि इस तरह के फर्जी ढोंगी बाबाओं से आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया या इस तरह की न्यूज चैनल्स जो रिपोर्टर्स हैं, वो इनसे क्यों इतना राब्ता बनाए हुए हैं, क्यों इन्हें इतना हाईलाइट करना है, क्यों इनकी उल जुलूल बकवास को सबके बीच में परोसना है। मतलब क्या इंटरेस्टिंग है ऐसा? आपको क्या लगता है, क्या इससे भारत की इज्जत बढ़ रही है? अगर ये विदेशों में भी देखा जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरफ हर चीज जाती है, इन सब चीजों से आपको क्या लगता है भारत का मान बढ़ रहा है? एक आईआईटी का लड़का जिसे हम ये तक मुहैया नहीं करवा पाए या उसको ऐसी परिस्थितियां नहीं दे पाए कि वो देश का नाम अपने उसी पथ पर चल कर के आगे रोशन करता, उसने ये रास्ता चुन लिया, वो पूर्णतया उसने अपना एक रास्ता बदल लिया, उसको वो संभावनाएं नजर नहीं आई। इस पर शर्मिंदगी की बजाय इस तरह की उल जुलूल बातों को दिखाते हैं। ये भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान से 3 वीडियो आज आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला दोस्तों, एक ऐसा वीडियो, एक इतना खुशनुमा, इतना प्यारा वीडियो सामने आया है जिसको देख करके हंसी भी आती है, खुशी भी हो रही है, और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज भी होते हैं कि आखिर है क्या। भारत पाकिस्तान में एक तरीके का जो खींचतान है वो हमेशा से चलती ही है, वो चाहे खिलाड़ी मतलब खेल के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी। भारत पाकिस्तान में कभी वो रिश्तों में वो सौहार्दता जो कहते हैं वो नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी विराट कोहली की पारी देखकर जो खुशी, जिस तरीके से भारत जीता और विराट कोहली ने जिस तरीके से खेला, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक वीडियो जिसको लोग खुल करके एप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं उसको देख करके। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है, देखिए एक बार ये वीडियो। क्या इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके के माहौल की कल्पना आप भारत में कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला हो और यहाँ पर आप इस तरीके से खुश हो या आप उसको खुलकर एप्रिशिएट भी कर पाएँ? आपके ऊपर राजद्रोह और पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, आप देश विरोधी ताकतों में गिने जाओगे, न जाने आपकी देशभक्ति पर इतने सवाल हो जाएंगे कि पूछिए मत। आप नहीं कर सकते। लेकिन इस्लामाबाद से ये वीडियो वाकई सुकून देता है। दूसरा वीडियो देखते हैं जहां पर, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी बातें सिर्फ भारत में ही होती है ऐसा तो है नहीं, जहां पे आईआईटी बाबा को हम दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की कहानियां, इस तरह की कवरेज वैश्विक लेवल पर भी आपकी हंसी ही उड़ाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा होता है। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल में एक चर्चा हो रही है और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भारत इसलिए जीता क्योंकि भारत के साथ में 20 से 22 पंडित वहाँ गए थे, हर प्लेयर के साथ में 2 पंडित वहाँ पर लगे थे और उन्होंने ऐसा कुछ काला जादू किया कि उसकी वजह से जो है भारत जीता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं
और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बौखलाए हुए होते हैं या जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब तो ऐसे लोग हर तरफ हैं, सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। और अगर आपको हंसी आ रही है पाकिस्तान का ये वीडियो देखकर, पेट पकड़ पकड़ के अगर आप हंस रहे हैं, तो जरा रुकिए, एबीपी का ये वीडियो भी जरा देख लीजिए। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में न्यूज रूम में मैच के दौरान पंडितों को बिठा करके भविष्यवाणियां करवाई जा रही हैं, उनसे पूछ रहे क्या होगा क्या नहीं, क्या योग है, किसकी राशि, फलाना ढिमका, वो सारी चीजें वहां पर पूछी जा रही है। अब भी हंसी आ रही होगी पेट पकड़ पकड़ कर। इस पूरे जो इतनी देर आपने देखा, जो समझा, उसके पीछे आखिर आपको क्या समझ आया दोस्तों? खेल सिर्फ एक खेल है, और जितनी नफरत परोसी जाती है, जिस पार्टी के समर्थक परोस रहे हैं, उसी पार्टी के नेता अगर किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ नजर आ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं। लेकिन विपक्ष का कोई नेता, कोई भी कुछ, राहुल गांधी हो चाहे कोई और नेता, अगर उनके साथ नजर आ जाए तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, आपकी देशभक्ति पर सवाल उठ जाता है। और जावेद अख्तर साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ बधाई दी थी, उस पर इतना घटिया कमेंट कि आपको तो दुख हो रहा होगा, है ना, पाकिस्तान के हारने पर। और फिर जावेद अख्तर साहब को, क्योंकि वो कभी चुप जाता है बहुत ज़्यादा, और जावेद अख्तर साहब ने जिन शब्दों में, जिन खूबसूरत शब्दों में और सटीक जवाब उस ट्रॉलर को दिया है, वाकई देखने वाली बात है। मैंने कहा ना, उनके बौद्धिक स्तर को, उनके बौद्धिक स्तर के उस, मतलब उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं होते ये ट्रॉलर्स, जो जिनको कुछ पता नहीं होता है और बस आके और कुछ भी मनगढ़ंत लेके जाते हैं। किसी की देशभक्ति पर सवाल उठा दो आप, खास करके मुस्लिमों को टारगेट कर देते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।